जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागेश श्रीवास्तव पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नई ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज का विषय है यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, और मैं उत्तर प्रदेश लोक कला से संबंधित लगभग 26 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। इसको आप लोग ज़रूर देखें, और मेरा अनुरोध है कि अभी तक जिन व्यक्तियों द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी उत्तर प्रदेश लोअर डिवीज़न या हायर जुडिशरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आते हैं विषय पर। विषय है अध्याय 8, और अध्याय 8 में धारा 25 और 26 का हम लोग चर्चा पूर्व वीडियो में कर चुके हैं। आज हम धारा 26C से लेकर के धारा 28A की चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। एक विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को या उसके निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा कौन कौन सी शक्तियों को अपनाया जाता है, उनके द्वारा शक्तियों को अपनाए गए व्यक्ति द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति व्यथित है तो वो कौन से उसके अधिकार मिले हैं। अध्यक्ष के सामने वो अपील प्रस्तुत कर सकता है, अध्यक्ष का अपील अंतिम होता है। तो हम देखते हैं कि धारा 26C से लेकर के धारा 28C में क्या क्या दी गई हैं व्यवस्थाएं। धारा 26C में कुछ बातें कही गई हैं जो कि बिना नोटिस के भी विकास प्राधिकरण या के उपाध्यक्ष या उनके द्वारा निमित्त अधिकारी द्वारा उसको हटाया जा सकता है। जैसे कि कोई मकान में पोर्च निकाल लेना, किसी मकान को सड़क पर सीढ़ी निकाल लेना, इस टाइप के अतिक्रमण जैसे कोई बातें हैं तो उसको वो बिना नोटिस के भी हटवा सकता है, जो हम लोग आम जनजीवन में विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण को हटाते हुए देखते हैं। तो वो धारा 26C में दी गई है। वैसे ही धारा 28 में विकास कार्य को रोकने की बात कही गई है कि कोई ऐसा विकास कार्य हो रहा है जो कि उल्लंघन में किया जा रहा है। धारा 14 में जो अनुमति लेने की बात कही गई है, बिना अनुमति के अगर जो कोई कार्य किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, तो उसको रोकने की शक्ति है। और उसमें जो कोई कार्य करने में लगे हुए व्यक्ति हैं, सामान है, उसको हटवाने की भी बात कही गई है 28(2) में। उसके लिए बाकायदा जो है एक अधिपेक्षा उपाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा, वो लोकल स्थानीय जो है पुलिस प्रशासन को, जैसे थाने के जो SHO हैं उनको, और वो बाकायदे फोर्स के साथ जाएंगे, उस कार्य को किया जाएगा। जैसे कि उसको जो भी उसमें कार्य में लगे हुए लेबर हैं, मिस्त्री हैं, उनको बाकायदे कहा जाएगा कि आप लोग इस सूचना के तहत हट जाइए, नहीं तो आपके ऊपर आर्म्स फोर्स का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि इसके लिए कोई भी अगर जो किसी को नुकसान पहुंचता है तो सब क्लास 5 में कहा गया है कि यहाँ किसी प्रकार की प्रतिकर के लिए देनदारी नहीं होगी। हम लोगों ने धारा 26 में पढ़ा था कि किस प्रकार प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर जो 28(2) में कोई कार्रवाई की जा रही है तो कोई भी प्रतिकर के लिए भागी नहीं होगा। अब इसमें धारा 28A में जो बातें कही गई, शील्ड करने की बात कही गई कि धारा 27 और 28 में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके अपनाने के पूर्व या पश्चात किसी भी समय ऐसा लगता है कि विकास प्राधिकरण के कार्यों को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज़रूरी है, तो उस एरिया को जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको शील्ड किया जा सकता है। और हटाने की भी प्रक्रिया है। यदि हटाने की बात आती है तो वही उपाध्यक्ष द्वारा या उसके निमित्त जो अधिकारी जिसने शील्ड किया है उसी के द्वारा हटाया जा सकता है। और यदि कोई ऐसे शील्ड है, उससे कोई व्यथित व्यक्ति है, तो 30 दिन के भीतर अध्यक्ष को अपील कर सकेगा, और अपील में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अध्यक्ष द्वारा अंतिम होगा। तो ये धारा 28 और 28A की बात हम लोगों ने किया। धारा 27 में जो बातें कही गई वो भवन को ध्वस्त करने की बात कही गई है। जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, यदि ऐसा कोई निर्माण कार्य हो रहा है जो कि धारा 14 में अनुमति के विपरीत है या अनुमति लिया ही नहीं गया है, तो उसको ध्वस्त करने के लिए बाकायदा नोटिस दिया जाएगा। नोटिस में 15 दिन से लेकर 40 दिन की अवधि होगी, जिसमें उस व्यक्ति से यह अपेक्षा किया जाएगा कि उसका मकान का अपने जो निर्माण किया है उसको ध्वस्त कर दे। यदि ऐसा नहीं करता है तो फिर विकास प्राधिकरण अपने खर्चे पर उसको ध्वस्त करेगा, और उसकी वसूली जो है राजस्व की वसूली के समान उसका वसूल किया जाएगा, जो उसमें खर्चे आएंगे ध्वस्तीकरण में। तो ये धारा 27 में है। उसमें भी कहा गया कि यदि कोई आदेश दिया जाता है ध्वस्तीकरण का, यदि उससे कोई व्यक्ति व्यथित है तो अध्यक्ष को अपील कर सकता है, और अध्यक्ष द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अंतिम होगा। तो हम लोग देखते हैं धारा 26C में क्या बातें कही गई हैं, धारा 27 में क्या बातें कही गई हैं, धारा 28 में क्या है और 28A में क्या है, इसको देखते हैं। तो पहले हम 28A पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जैसा जो रिलेवेंट होगा उसको पढ़ा जाएगा। 28A कह रहा है कि आपराधिक
अधिकृत विकास को सील करने की शक्ति। यथास्थिति उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी के लिए धारा 27 या 28 के अधीन किसी विकास को हटाने या रोकने के लिए आदेश देने से पूर्व या पश्चात किसी समय इस अधिनियम के बंदों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसी रीति से जो विहित किया जाए, विकास क्षेत्र में ऐसे विकास को सील करने का निर्देश देते हुए कोई आदेश देना विधिपूर्ण होगा। ये बातें कही गई हैं 28A में कि सब उपधारा 1 में। अब उपधारा 2 कह रहा है कि जहाँ कोई विकासशील किया गया है यथास्थिति उपाध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए सील को हटाने का आदेश दे सकेगा। अर्थात जो व्यक्ति उपाध्यक्ष होगा या तो उपाध्यक्ष द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति होगा, उसी के द्वारा फिर हटाने का भी निर्देश दिया जाएगा। उपधारा 3 कह रहा है कि कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष या उसके द्वारा निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा 2 के अधीन दिए गए आदेश के सिवाय ऐसी सील को नहीं हटाएगा। मतलब वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उपाध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष द्वारा निमित्त जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा सील्ड किया गया है वही हटाने का भी आदेश देंगे। अब उससे कोई व्यथित है व्यक्ति तो आदेश से, तो उसके लिए रेमेडी की बात कही गई है उपधारा 4 में। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष को अपील कर सकेगा और अध्यक्ष अपील के पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात या तो अपील को मंजूर कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा। दोनों कंडीशन में जो भी होगा। उपधारा 5 में कहा गया है कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। तो धारा 28A में देखा हम लोगों ने कि किस प्रकार से विकास कार्य में जो भी अपराधिकृत रूप से विकास कार्य किया जा रहा है उसको सील्ड किया जा सकता है विकास प्राधिकरण द्वारा, और कंपिटेंट अथॉरिटी उपाध्यक्ष होंगे या उनके द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति होगा। अब धारा 28 में हम लोग देखेंगे विकास कार्य को रोकने की क्या व्यवस्था है। तो इसमें भी उपाध्यक्ष हैं। एक बार आप लोग BR 1 में संशोधन कर लीजिएगा, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं या परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी वाले में लगभग ये अध्यक्ष हर BR एक्ट में अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, और इंग्लिश वर्जन में देखा जाएगा तो वाइस चेयरमैन की बात किया गया। तो ये वाइस चेयरमैन ही है, क्योंकि जहाँ भी कोई आदेश होगा विकास प्राधिकरण द्वारा वो उपाध्यक्ष द्वारा होगा या उसके निमित्त कोई अधिकारी द्वारा होगा, और उसकी अपील हर जगह अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, अध्यक्ष समक्ष की जाएगी। अब 28 देखते हैं हम लोग क्या है। कह रहा है कि जहाँ विकास क्षेत्र में कोई विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किसी शर्त के जिसके अधीन रहते हुए ऐसी अनुमति अनुमोदन या मंजूरी दी गई है उल्लंघन में प्रारंभ किया गया है अथवा जारी रखा गया है, वहाँ धारा 26 और धारा 27 के बंदों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अथवा इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी आदेश की तामील की तिथि को और से विकास को रोके जाने की अपेक्षा करते हुए आदेश दे सकेगा और तदनुसार ऐसे आदेश का अनुपालन किया जाएगा। अब ये तो आदेश हो गया। अब उपधारा 2 में बताया गया है कि यदि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है फोर्स की तो उसमें अधिपेक्षा जारी किया जाएगा लोकल पुलिस को, जो कि सहायता करेंगे, और उसके माध्यम से वहाँ जो भी कोई ऐसा कार्य करने वाला कोई सहायक होगा, कर्मचारी होगा या कोई ऐसा कुछ होगा तो उसको हटाने का आदेश दिया जाएगा। अब उपधारा 2 देखते हैं क्या कह रहा है कि जहाँ ऐसे विकास को उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश के अनुसार नहीं रोका जाता है, अर्थात मतलब कि वहाँ पे कोई आदेश दिया गया और उसके बावजूद भी कार्य को किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि वहाँ प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या उक्त अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी से ऐसे समय के भीतर जैसे अधिपेक्षा में विनिर्दिष्ट किए जाएं उस व्यक्ति को जिसके द्वारा विकास प्रारंभ किया गया है तथा उसके सभी सहायकों कर्मचारियों को विकास के स्थान से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा, और ऐसा पुलिस अधिकारी तदनुसार अधिपेक्षा का अनुपालन करेगा। यही बात धारा 28C में कही गई है कि या तो ये कार्य करने के पूर्व या करने के पश्चात कभी भी उस विकास कार्य को सील्ड किया जाएगा। अब उपधारा 3 में कह रहा है कि उपधारा 2 के अधीन अधिपेक्षा का अनुपालन किए जाने के पश्चात प्राधिकरण का उपाध्यक्ष लिखित आदेश के द्वारा पुलिस अधिकारी अथवा प्राधिकरण के अधिकारी या कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास कार्य जारी नहीं है स्थल की निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा, अर्थात कि बीच बीच में उसको देखने के लिए कि क्या वहाँ पे कंटिन्यू ऐसे हटाने के बाद भी कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब एक चीज़ और कर उपधारा 4 की उपधारा 1 के अधीन आदेश के अनुपालन में विफल रहने वाला व्यक्ति प्रत्येक दिन के लिए जब तक ऐसे आदेश का अनुपालन आदेश तामील होने के बाद जारी रहता है ऐसे जुर्माने से 200 रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा।
मतलब जो विकास प्राधिकरण द्वारा धारा 28 के सब क्लास 2 में उपधारा 2 में जो आदेश दिए गए हैं और या उपधारा 1 के अधीन जो आदेश दिए गए हैं, यदि उसके उल्लंघन में लगातार कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर पेनाल्टी लगेगी। इसके बाद ये कह रहा है उपधारा 5 की यदि उपधारा 2 में किसी प्रकार का कोई बल का प्रयोग किया गया है, यदि उसमें किसी व्यक्ति को क्षति कारित हुई है तो उसके लिए किसी प्रकार का प्रतिकर का दायी नहीं होगा। हम लोगों ने धारा 26 में पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति निरीक्षण के लिए जाता है और उस निरीक्षण के दौरान या कोई हटाने में, अतिक्रमण के हटाने में, किसी प्रकार की संपत्ति को हटाने में किसी को चोटें पहुंचती हैं, नुकसान पहुंचता है तो उस व्यक्ति को प्रतिकर दिलाया जाएगा। लेकिन धारा 28 के तहत कोई आदेश किया गया है कार्य को रोकने के लिए, हटाने के लिए, तो वहाँ अगर जो किसी को क्षति पहुंचती है तो यहाँ पे कोई प्रतिकर के लिए लाइबल नहीं होगा। उपधारा 6 कह रहा है कि इस धारा के उपबंध तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी भवन संक्रिय को रोकने से संबंध किसी अन्य उपबंध के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके नवीनीकरण में होंगे। ये एक और बात इसमें कह दे रहा है कि यदि कोई अन्य धाराओं के तहत कोई कार्य किया जा सकता है तो उसको अन्यून करने वाली बात ये नहीं कह रहा है, वो अलग व्यवस्था है और इस धारा के तहत अलग व्यवस्था है। मतलब कि ये कोई धारा किसी दूसरे धारे का अतिक्रमण नहीं कर रहा है। जिन धाराओं में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके अनुसार कार्रवाई अलग अलग विकास प्राधिकरण अपने विवेकानुसार कर सकता है। अब आते हैं हम लोग धारा 27 में कि भवन ध्वस्त करने का आदेश। इसके पहले हम लोग धारा 26C पढ़ लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा वहाँ हटाने की बात कही गई है, रोकने की बात कही गई है। तो धारा 26 में बिना नोटिस दिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हटा दिया जाता है विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा या उसके निमित्त अधिकारी द्वारा। पढ़ते हैं क्या है। किसी दीवार, बाड़, घेरा, स्तंभ, सीढ़ी, छप्पर या अन्य संरचना को चाहे स्थिर हो या चलायमान और अस्थायी प्रकृति का हो या अस्थायी प्रकृति का कोई संलग्नक जिसका इस अधिनियम के बंदों के प्रतिकूल किसी सड़क के या पर ऊपर सूखी जल सरणी, जल निकास, कुआं या तालाब या से निर्माण किया गया हो, स्थापित किया गया हो। दूसरा है इसका ख, किसी दुकान, कुर्सी, बेंच, सीढ़ी, गट्ठर, तख्ता या अलमारी या किसी अन्य वस्तु का जो इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी स्थान में रखा गया हो या निक्षिप्त किया गया हो या किसी स्थान से निकाला हुआ हो या के संलग्न किया गया हो या लटकाया गया हो, इन सब चीज़ों को उपाध्यक्ष या उसके द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति यानी अधिकारी बिना नोटिस के ये धारा 26C के तहत इन सब चीज़ों को हटवाने का आदेश दे सकता है और हटा सकता है। ये बातें धारा 26C में कही गई हैं। अब धारा 27 को हम लोग देख लेते हैं कि भवन को ध्वस्त करने का आदेश। इसमें बताया गया है कि कोई ऐसा अतिक्रमण किया गया है जो धारा 14 के उल्लंघन में है, जैसे कि उसमें अनुमति की बात कही गई है, बिना अनुमति के कोई निर्माण कार्य किया गया है तो या तो उसको भाई सील्ड कर दिया जाएगा। धारा 28A में हम लोगों ने पढ़ा और उसमें कहा गया था कि धारा 27 और 28 में दिए गए व्यवस्थाओं को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सील्ड किया जा सकता है। तो यहाँ ये बात कह रहा है कि उसको या तो पहले सील्ड कर दिया जाएगा या तो उसके इसको ध्वस्त करने के बाद जो भी स्थिति हो, कोई दिक्कत नहीं है, विकास प्राधिकरण विवेक का प्रयोग करेगा। इसमें कह रहा है कि उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है 15 दिन से कम समय रहेगा और 40 दिन अधिक से अधिक उसके भीतर उसको ध्वस्त करना होगा। और यदि वो नहीं करता है तो विकास प्राधिकरण अपने खर्चे पर उसको ध्वस्त कराएगा और उसकी वसूली राजस्व की वसूली के तहत होगी। और इसकी कोई आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति है तो वही अध्यक्ष के सामने अपील प्रस्तुत कर सकता है और उसका जो निर्णय होगा अंतिम होगा। धारा 27 हम लोग देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि उपधारा 1 जहाँ विकास क्षेत्र के संबंध में कोई विकास महायोजना, आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किन्हीं शर्तों के जिनके अधीन रहते हुए ऐसी अनुमति या अनुमोदन अथवा मंजूरी प्रदान की गई है, उल्लंघन में प्रारंभ किया गया है या किया जा रहा है अथवा पूरा किया गया है, वहाँ धारा 26 को बंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपाध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त प्राधिकरण का अधिकारी या निर्देश देते हुए आदेश दे सकेगा कि ऐसा विकास कार्य उसके स्वामी द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसके अनुरोध पर विकास कार्य प्रारंभ किया गया है या किया जा रहा है अथवा पूरा किया गया है, उस स्थिति से जिसको हटाने के आदेश की प्रतिलिपि उसके लिए कारणों के संक्षिप्त कथन के साथ स्वामी या उस व्यक्ति को जैसे आदेश में विनिष्ट किया जाए प्रदान की गई हो, ऐसी अवधि के भीतर जो 15 दिनों से कम और 40 दिनों से अधिक की न हो, स्वामी या व्यक्ति के से ध्वस्तीकरण या गिराकर या अन्यथा द्वारा हटाया जाएगा और आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने पर
उपाध्यक्ष या ऐसा अधिकारी विकास को हटा या हटवा सकेगा और ऐसे हटाने का व्यय जैसे उपाध्यक्ष या ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, स्वामी या उस व्यक्ति से जिसके अनुरोध पर विकास प्रारंभ किया गया था या किया जा रहा था अथवा पूर्ण किया गया था, भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा और ऐसे खर्च की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद फाइल नहीं किया जाएगा। ये बात कही गई है धारा 27 की उपधारा 1 में। परंतु यह कि कोई ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक स्वामी या संबंधित व्यक्ति को यह दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब इसको सोकाल नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के उपरांत ये इनको ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाएगा। अब उपधारा 2 कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उसकी तारीख से 30 दिनों के भीतर उस आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकेगा और अध्यक्ष अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात या तो अपील को मंजूर करेगा या निरस्त कर सकेगा अथवा आदेश के किसी भाग को उलट सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा। जो भी करना होगा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अब ये कह रहा है कि अध्यक्ष उस आदेश के निष्पादन को स्थगित कर सकेगा जिसके लिए उपधारा 2 के अधीन उसके समक्ष अपील दाखिल की गई है। उपधारा 4 कह रहा है कि अपील पर अध्यक्ष का निर्णय और ऐसे निर्णय के अधीन रहते हुए उपधारा 1 के अधीन आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। उपधारा 5 में कह रहा है कि इस धारा के उपबंध तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट भवन को ध्वस्तीकरण से संबंधित किसी अन्य उपबंध के अतिरिक्त होंगे, न कि न्यूनीकरण करते होंगे। अर्थात ये धारा भी इसको सिक्योर कर रहा है धारा 27 को कि जो कुछ भी व्यवस्थाएं अन्य धाराओं में दी गई हैं वो अलग से होंगी और इस धारा में जो आदेश दिया जाएगा वो अलग से होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो विकास प्राधिकरण द्वारा स्टेप उठाए जाते हैं किसी अनधिकृत रूप से निर्माण के विरुद्ध वो क्या क्या हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा और अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। मुझे आशा है कि आप लोग को बातें ज़रूर समझ में आई होंगी और एक बार आप लोग बेयर एक्ट ज़रूर पढ़ें ताकि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो और आप लोग को स्पष्ट हो जाए। और इसके साथ ही मैं आप लोग से इजाज़त चाहूँगा, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित रहूँगा। एक बार पुनः अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। धन्यवाद।